हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ गेट एग्जाम को लेके कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो इशू हुए हैं इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि गेट एग्जाम क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और एट लास्ट हम इसके रिजल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने गेट का एग्जाम 2018 में दिया था और हम बात कर रहे हैं 23 की। तो 23 और 18 के कंपैरिजन में काफी चेंजेस आ गए हैं। दोस्तों, मेरे जो मार्क्स थे गेट एग्जाम में वो 87.35 थे। मेरी ब्रांच जो थी वो सिविल इंजीनियरिंग थी और मेरी रैंक जो थी वो AIR 9 थी। ठीक है, ये स्कोर लाने के लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी एडॉप्ट की थी, हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ गेट के एग्जाम के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं और इस साल क्या नए नोटिफिकेशंस इशू हुए हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बार गेट एग्जाम को IIT कानपुर कंडक्ट करवा रहा है। दोस्तों, जब भी IIT कानपुर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है तो गेट का एग्जाम जो है थोड़ा मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, क्योंकि कानपुर में कुछ मैकेनिक्स के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए गेट कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू और मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरी एक एडवाइस है, जब भी लास्ट ईयर में IIT कानपुर ने अगर एग्जाम को कंडक्ट करवाया है, जिस एग्जाम को गेट एग्जाम को कंडक्ट करवाया है, उसके प्रीवियस ईयर को ध्यान से करें जरूर और अच्छे से उनके मेथड्स को, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको अच्छे से जरूर देख के जाएं। सेकंड नंबर पे टोटल 29 ब्रांचेस के लिए गेट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, इंक्लूडिंग ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन जो इस बार इशू हुआ है, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर स्टूडेंट भी गेट एग्जाम को दे सकते हैं। पहले सिर्फ फाइनल ईयर जो थे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ही इसको अडॉप्ट दे सकते थे या फाइनल ईयर पास आउट होने के बाद, बट अब आप थर्ड ईयर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी गेट एग्जाम को दे सकते हैं। ये तो आपको पता ही है कि गेट एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का, और कैलकुलेटर जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है सिस्टम के अंदर। आपको अलग से कोई भी कैलकुलेटर ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपको कैलकुलेटर की फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन के लिए, बट वो गेट एग्जाम में सिस्टम के अंदर ऑलरेडी एक इनबिल्ट कैलकुलेटर होता है, आपको वही यूज करना है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ चीजें देखिए। आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप गेट एग्जाम की तैयारी कर क्यों रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, IITs, डिफरेंट IITs हर साल कोई ना कोई IIT गेट एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, और जो बेसिक जो है एग्जाम, ये किस लिए होता है? ये MTech के लिए होता है दोस्तों। इससे आपको MTech के लिए एडमिशन मिलता है IITs में और NITs में। दिस इज द बेसिक मोटिव बिहाइंड द गेट एग्जाम। बट देयर आर सम सेमी गवर्नमेंट कंपनीज हैं कुछ, लाइक PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो कि गेट स्कोर के बेस पे आपको डायरेक्ट हायर करती हैं। आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं वन वर्ड में कि आपको गवर्नमेंट जॉब जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, वो ऑफर की जाएगी थ्रू गेट एग्जाम, गेट के स्कोर के बेस पे। कुछ PSUs ऐसी हैं जो आपको डायरेक्टली हायर कर लेंगी विदाउट एनी इंटरव्यू। कुछ PSUs के स्पेशल इंटरव्यूज होते हैं और उनकी जो वेटेज है कुछ अपनी अपनी परसेंटेज रहेगी। फाइनली जो आपके गेट का स्कोर है और इंटरव्यू का स्कोर है उसको कंबाइन करके एक फाइनल कट ऑफ इशू होती है, उसके बेस पे आपको जॉब ऑफर की जाएगी। ठीक है, PSUs जैसे कि मेजर जो PSUs हैं वो है IOCL, HPCL, ONGC मास रिक्रूटमेंट करती है, ONGC इस चीज को लेके गेट के थ्रू। इस तरह की एसेट्रा काफी सारी हैं, पावर ग्रिड है और NHPC, बहुत से हैं, कोल इंडिया, और इवन दिल्ली गवर्नमेंट के भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो गेट स्कोर के बेस पे आपको रिक्रूट करती हैं, लाइक DDA कभी कभी गेट एग्जाम पे रिक्रूट करती है। NHAI दोस्तों पहले गेट एग्जाम पे करती थी, लेकिन अब NHAI जो है वो ESC के बेस पे आपको रिक्रूट कर रही है, तो इसको अभी हम ड्रॉप कर देंगे।
इसको छोड़िए, स्टिल वी हैव मैनी ऑप्शंस। अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तो यू हैव गुड अपॉर्चुनिटीज कि आप एमटेक के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब भी आप ले सकते हैं। बट मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप एमटेक को भी फोकस नहीं कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की फोकस नहीं कर रहे हैं, स्टिल आपको गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये एक मतलब प्योरली ये न्यूमेरिकल जो है एग्जाम रहता है। इसमें 90% न्यूमेरिकल्स आते हैं, 10% थ्योरेटिकल रहते हैं। तो अगर आपको आपके बैकग्राउंड के आपको टेक्निकल बैकग्राउंड अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो गेट एग्जाम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी टेक्निकल जो नॉलेज है उसको बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें थी जो गेट एग्जाम के बारे में, जो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, जो ये आप याद रखिएगा कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स भी जो हैं वो गेट एग्जाम को अब दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ गेट एग्जाम के पैटर्न के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, गेट एग्जाम हमेशा ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाया जाता है, ये ऑफलाइन नहीं होता। 100 मार्क्स का जो है एग्जाम रहता है दोस्तों, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 65 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, ये आप याद रखिएगा। 100 मार्क्स का एग्जाम है, 65 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो हैं वो एप्टीट्यूड के होंगे और 55 क्वेश्चन जो हैं वो टेक्निकल ग्राउंड से होंगे। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में रखिएगा अपनी पहली बात। देखिए, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, ये सबसे बेसिक जो रीजन है इनको बताने का, कि आप कभी भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगे हैं तो उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और मैं इस लेक्चर के अंदर आप अपने कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आपको हर जगह नहीं मिलेंगी, जो कि एकदम बिल्कुल उसको पता है जिसने बारीकी से गेट एग्जाम को देखा है। जिस तरह मैंने गेट के अंदर स्कोर किया तो आफ्टर दैट मैंने रियलाइज किया कि कुछ चीजें लिटरली ऐसी थी जो बच्चों को नहीं पता होती है, लेकिन अगर वो चीजें पता हो, वो बातें हमें कंफर्म्ड हो कि ऐसा होता है गेट एग्जाम में, तो हम एक अच्छा स्कोर करने के लिए काफी ज्यादा जो है वो मोराल हमारा बूस्ट हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो 55 क्वेश्चंस टेक्निकल के रहेंगे, 10 क्वेश्चन जो है वो एप्टीट्यूड के रहेंगे। ये हमें क्लियर हो गया। देखिए, 100 मार्क्स के एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन होंगे, एक 1 मार्क और कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 2 मार्क। ठीक है दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जो भी 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे उनके लिए, उनको सोल्व करने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट का यूज होगा। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो सिंगल फॉर्मूला लगाकर आपका आंसर जो है वो आ रहा होगा। बट अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन है, इसके केस में पक्का 2 कॉन्सेप्ट्स का यूज हो रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अगर न्यूमेरिकल है तो आप एक फॉर्मूला यूज करके कोई वैल्यू निकालेंगे, फिर जो फर्दर फॉर्मूला लगाएंगे उसमें उस वैल्यू का 100% यूज होगा और फिर आप सेकंड स्टेप पे आएंगे। तो 2 स्टेप क्वेश्चन होंगे, इसलिए 2 मार्क है, और 1 स्टेप है तो 1 मार्क है। अगर आप 2 मार्क क्वेश्चन है और आप एक ही स्टेप में आंसर आ रहा है तो आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं एक हल्का का अंदाजा, एक आइडिया लगा सकते हैं कि शायद आप कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि गेट एग्जाम जो है उसकी क्वेश्चन की फॉर्मेशन ही इस हिसाब से होती है। ठीक है, ये समझ आ गया आपके। अब ये चीज सबको नहीं पता है कुछ बातें। अब देखिए, मेरे टाइम पे जब मैंने 2018 में एग्जाम किया था तो 2 ही टाइप के क्वेश्चन उसमें आते थे, एमसीक्यूज आते थे और एनएटी आते थे। एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसके अंदर आपको 4 चॉइस दी जाएंगी ABCD, आपको एक को टिक करना है, और इसके अंदर क्या है 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, अगर 2 मार्क का है तो फिर कितना 2/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, MCQ में नेगेटिव मार्किंग रहती है। NAT जो है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इसके अंदर क्या है, आप जब भी क्वेश्चन करेंगे जो आपका आंसर आया, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी आई, वो आप एक बॉक्स के अंदर फिल कर देंगे। जब भी गेट उसका राइट अपनी आंसर की देगा, उसके अंदर वो एक रेंज ऑफर करेगा आपको। अगर आपका आंसर उस रेंज के विद इन है तो आपका आंसर सही है, अगर उस रेंज में नहीं है तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। बट इसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब मेरे टाइम पे 2 ही क्वेश्चन थे। अभी 2023 के अंदर आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि MSQ है। इसको बोलते हैं मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन। मल्टीपल सिलेक्शन का मतलब है कि आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उसके अंदर एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है 4 ऑप्शंस करेक्ट हो सकता है 2 सही हो, 3 सही हो, वो ABCD में से कोई भी सही हो सकते हैं। इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, नेगेटिव मार्किंग सिर्फ MCQs में रहेगी।
एनएटी कुछ लोगों को टफ लगता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि आप मतलब उस रेंज में है नहीं है। अगर कोई सिली मिस्टेक हो गई है तो ब्लंडर हो सकता है वहां पर, लेकिन मैं इसको सबसे बेस्ट मानता हूं, क्योंकि अगर आपका आंसर वन गो में सही आया है तो आप कॉन्फिडेंट रहिए और आंसर को फिल कर दीजिए। जितने पॉइंट में आपका आंसर आया आप एग्जैक्ट अपना आंसर फिल करके आइए। फॉर एग्जांपल आपका आंसर 22.2345 आया, तो मैं तो कहता हूं आप पूरा लिख के आइए, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑटोमेटिकली अपनी रेंज में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि गेट की एक्यूरेसी का नहीं पता है ना, हो सकता है वो 22.23 को सही आंसर माने। इसीलिए आप जो भी आंसर आ रहा है आप अपना कंप्लीट इसके अंदर लिख के आइए। एमएसक्यू में आपको जैसे मैंने बताया कि एक से ज्यादा ऑप्शंस भी सही होते सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है एक ही ऑप्शन सही हो। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट टाइम 2022 में मेरे को बच्चों ने बताया कि सर एमएसक्यू थे, 2 ऑप्शन तो मिनिमम सही होने थे, तो मैं तो ये लगाया। ऐसा नहीं है, एमएसक्यू है लेकिन एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, इसलिए आप गलती ना करें। अब ये बेसिक चीजें आपको समझ आई कि क्या पैटर्न है, कितने मार्क्स होंगे, 65 क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड भी रहेगा, टेक्निकल भी रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर एप्टीट्यूड के लिए फिक्स टाइम रहेगा फिर टेक्निकल स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम इकट्ठा स्टार्ट हो जाता है, ये आपकी चॉइस है, आप पहले एप्टीट्यूड को अटेम्प्ट करते हैं या टेक्निकल को अटेम्प्ट करते हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। मेरी एडवाइस हमेशा पहले एप्टीट्यूड की रहती है, क्योंकि एप्टीट्यूड का एग्जाम रिलेटिवली इजी रहता है, तो आपका मोरल बूस्ट होगा अगर आप इनिशियली एप्टीट्यूड से स्टार्ट करें। बट 30 मिनट से ज्यादा इनिशियली 30 मिनट से ज्यादा एप्टीट्यूड को ना दें, ये मेरी एडवाइस है। बाकी आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप हो सकता है 1 घंटे में एप्टीट्यूड देके 2 घंटे में टेक्निकल खत्म कर दे, बट मेरी एडवाइस है कि 30 मिनट से ज्यादा इनिशियली ना दें। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं तो हम पहले टेक्निकल को खत्म करेंगे, आफ्टर दैट वी विल मूव टू एप्टीट्यूड, हम दोबारा उस पर आ जाएंगे, नो इश्यू इन दैट। अगर गेट का एग्जाम दोस्तों अगर आपको सही ढंग से एग्जाम आता है तो इट विल हार्डली टेक 2 आवर 30 मिनट्स टू सोल्व द एग्जाम। 30 मिनट्स आपके सेव हो जाएंगे अगर आपको सब क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते हैं, रिलेटिवली इजी रहते हैं, न्यूमेरिकल टाइप रहते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर होता है, बट आप 3 घंटे में तो आराम से एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो 3 घंटे में आपको एग्जाम कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आप क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन छूट जाए इसकी गुंजाइश हमारे पास नहीं है, क्योंकि ईच क्वेश्चन ईच मार्क्स जो है वो है काउंट करता है। मेरे 87.35 मार्क्स थे दोस्तों, और मेरे से जस्ट ऊपर वाली रैंक के 0.2 मार्क्स मेरे से ज्यादा थे। समझ रहे हैं आप, इतना ज्यादा टफ कंपटीशन जो है वो आपको गेट की रैंक में देखने को मिलेगा, गेट के स्कोर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है वो मोटा मोटा मैंने आपको गेट के एग्जाम में बता दिया कि गेट का एग्जाम किस चीज से मिलकर बना है। अब अपने बात करते हैं गेट की स्ट्रेटेजी को लेके कि कैसे प्रिपरेशन आपने ऑलरेडी ऑब्वियसली आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, हम मिड जुलाई में हैं हम, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर कुछ गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो मेरे लेक्चर को सुनकर आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, यहां हमसे गलती हो रही है, आप अभी गलती को ठीक कर सकते हैं, यू हैव द टाइम। बट अगर कुछ टाइम और बीता तो शायद आप अपनी गलतियों को ठीक ना कर पाए और आपको सफर करना पड़े गेट के मार्क्स के साथ। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि अब सही स्ट्रेटेजी क्या है, मैंने क्या स्ट्रेटेजी ली थी, जो मेरे को लगता है अगर मेरी रैंक अच्छी आई है तो मेरे को लगता है आपकी भी अच्छी आएगी। स्टिल आप उसके अंदर ऊपर नीचे थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस कीजिए, नो डाउट, बट मैं अपनी स्ट्रेटेजी आज शेयर करूंगा कि कैसे मैंने 9 रैंक जो AIR ली, क्या स्ट्रेटेजी मेरी थी, उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने गेट एग्जाम की तैयारी को, जो भी प्रिपरेशन हम करेंगे गेट एग्जाम से रिलेटेड, मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए, फर्स्ट पार्ट है कोर्स कंप्लीशन, कि हमारा ये फोकस होना चाहिए कि हमें कोर्स को भी कंप्लीट करना है। अगर कोई सब्जेक्ट हम स्किप करके जा रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसकी वेटेज कितनी है, तो ये चीज। रिवीजन पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, कि क्या हम टाइम टू टाइम अपने कोर्सेज को रिवाइज कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कहां से कर रहे हैं, ये पार्ट। थर्ड, टेस्ट सीरीज, ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है टेस्ट सीरीज। अगर आप गेट एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो आपको किसी ना किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट टेस्ट सीरीज अगर आप कहीं आप गेट में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो ये बाय लक हो सकता है, आप श्योर शॉट नहीं कह सकते। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बोल रहा हूं, किसी भी इंस्टीट्यूट के लीजिए, ये मैटर नहीं कर रहा, बट टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि गेट एग्जाम जो है वो 90% मैं कहूंगा कि न्यूमेरिकल एग्जाम है, गेट थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है।
जो ESC प्रीलिम्स है वो थ्योरेटिकल एग्जाम है, मैं खुद कहता हूं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थ्योरेटिकल है। स्टेट एग्जाम्स होते हैं वो थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं, बट गेट इज ए न्यूमेरिकल एग्जाम, याद रखिएगा। सिर्फ 10% वेटेज जो है वो थ्योरी की है। पहली बात ये, अगर बात आपके दिमाग में है तो आप इतने समझदार जरूर हैं कि आपको हमेशा न्यूमेरिकल कोर्सेज पहले करने हैं। वो कोर्सेज, वो सब्जेक्ट्स आपकी किसी, चाहे आपकी कोई भी ब्रांच है, ये मैटर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक 29 की 29 ब्रांचेस की बात कर रहा हूं। अगर न्यूमेरिकल कोर्सेज हैं तो याद रखिए पहले न्यूमेरिकल कोर्स को कंप्लीट करें, आफ्टर दैट आप थ्योरेटिकल पे आए, आफ्टर दैट थ्योरेटिकल पे मूव करें। ये बात आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। इवन मेरी राय ये है कि आप दिसंबर और जनवरी इसके अंदर आप अपने थ्योरेटिकल कोर्सेज को पूरा करें, ठीक है, इसके अंदर, और साथ साथ आप रिवाइज करें न्यूमेरिकल कोर्सेज को, क्योंकि पूरा दिन थ्योरी पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी हमेशा रहती है। दिसंबर जनवरी में आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल कोर्सेज जो हैं वो दिसंबर जनवरी में करने हैं। नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरिकल कोर्सेज अब आपको हमेशा जो स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन, वो उस कोर्स से करें जो कि आपका स्ट्रॉन्ग है, जो कि आपकी स्ट्रेंथ है। आपको लगता है कि ये कोर्स मेरे लिए इजी है, मैं इसमें स्ट्रॉन्ग हूं, हमेशा उससे स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन को। उससे आपका मोराल बहुत ज्यादा बूस्ट होगा, आपको लगेगा कि आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हो। लोग क्या करते हैं, सबसे वीक जो पार्ट है वहां से स्टार्ट करते हैं, उसी में 2 महीने खराब कर देते हैं। तो दोस्तों ये काम हमें नहीं करना है, पहले प्रिपरेशन से रिलेटेड अपने मोराल को बूस्ट करना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वो भी न्यूमेरिकल, ये चीज हमें दिमाग में रखनी है। देखिए ऑलरेडी हम मिड जुलाई में आ चुके हैं, तो मेरे को लगता है कि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। बट अगर किसी वजह से, किसी मजबूरी से आप स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, तो मिड जुलाई इज ऑल्सो द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम। मैं आपको बता दूं कि गेट एग्जाम जो है उसके फॉर्म सितंबर 2022 के अंदर इसके फॉर्म आ जाएंगे दोस्तों। सितंबर 2022 में इसके फॉर्म आएंगे। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है आपको और फॉर्म के अंदर किन किन गलतियों का ध्यान रखना है। तो सितंबर 2022 में फॉर्म आएंगे, जनवरी में इसके, जनवरी 2023 में एडमिट कार्ड आ जाएंगे और फरवरी 2023 में आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो अपनी कैलकुलेशन लगा लीजिए कि कितना टाइम आपके पास है और कितना नहीं है। फॉर्म आने का वेट मत करना कि फॉर्म आएंगे और हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ये फिक्स है दोस्तों, ये डेट्स ऑलरेडी फिक्स रहती हैं कि ये काम होगा ही होगा, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये समझ आ गया कि हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। दोस्तों शॉर्ट नोट्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा। शॉर्ट नोट्स से पहले नोट्स देखते हैं क्या है। जब भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास आपका जो भी मटेरियल आपके पास है, उसको मटेरियल से आप अपने कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, या आपने मार्केट से ऑलरेडी जो हैंड रिटन जो है बने बनाए नोट्स परचेज कर लिए होंगे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपको नोट्स बनवा रहे होंगे, वो तो हैं आपके नोट्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर से सुन के आ जाते हैं और वो क्या कर रहे हैं कि नोट्स को देखकर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। जैसे अगर एक चैप्टर 20 पेजों का, तो वो एक पेज में चैप्टर को कुछ कुछ करके लिखेंगे ताकि रिवीजन के टाइम पे उसको रिवाइज कर लें, तो ऑटोमेटिकली वो 20 पेज रिवाइज हो जाएं। ये स्ट्रेटजी सही है, मैं गलत नहीं कह रहा, बट शॉर्ट नोट्स बनाने का भी एक सही टाइम है। अगर आप फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है शॉर्ट नोट्स में आपको क्या लिखना है। दोस्तों शॉर्ट नोट्स में सिर्फ 2 चीजें लिखी जाती हैं, एक इंपॉर्टेंट और एक वो चीज जो आप भूल रहे हैं। जो चीज आपको अच्छे से आ गई है उसको शॉर्ट नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। बार बार जो आई चीज है उसको रिवाइज करने से कुछ नहीं होगा। या तो जो चीज नहीं आती है उसको रिवाइज करें, या जो इंपॉर्टेंट है उसको रिवाइज करें। इसलिए हम शॉर्ट नोट्स जो हैं वो बनाएंगे दिसंबर से। दिसंबर जनवरी हम शॉर्ट नोट्स बनाने का काम करेंगे, और फरवरी में, सिर्फ फरवरी के जो हमारा एक्चुअली गेट एग्जाम सिविल का जनरली 12 को, मेरे को उम्मीद है 12 फेब को होगा, ठीक है। तो जो 10 दिन स्टार्टिंग में मिलेंगे वो 10 डेज, अगर कम है तो कम सही, वो 10 डेज में हम उन शॉर्ट नोट्स को ही पढ़ेंगे, लॉन्ग नोट्स नहीं निकालेंगे अपने। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो गेट एग्जाम में आती है वो है कि गेट के अंदर हमारा जो कोर्स है
ओवरऑल वो बहुत ज्यादा होता है। तो इतने सब्जेक्ट्स, इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज होते हैं, सबको एक साथ याद रखना, और जैसे ही एक क्वेश्चन आएगा उनमें से एक कोर्स को सामने लाना माइंड में, और जैसे दूसरा क्वेश्चन आएगा अचानक कोर्स चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। तो इस चीज को, जंबलिंग को अवॉइड करना। कई बार तो ऐसी हालत हो जाती है क्वेश्चन देख के ये समझ नहीं आता कि ये किस सब्जेक्ट से आया है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं दोस्तों, बहुत हेल्प करेंगे। क्या? शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कैसे? आपको क्या करना है, लास्ट के डेज में, फरवरी के दौरान आपको शॉर्ट नोट्स जंबलिंग वे में पढ़ने। कुछ भी, किसी भी टॉपिक के 3-8-10 टॉपिक उठाए डिफरेंट डिफरेंट कोर्स से, उनको रिवाइज कर दिया, आपका माइंड जो है वो ऑलरेडी जंबलिंग को अवॉइड कर देगा। एग्जाम में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये समझना है क्वेश्चन किस कोर्स से आया। दोस्तों समझ आई आपको बात? चलिए अब आगे देखते हैं। शॉर्ट नोट्स वाला फंडा हमें समझ आ गया। नोट्स अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप नोट्स खुद भी बना सकते हैं। मैं जितने भी कोर्सेज यहां पर पढ़ाऊंगा, मैं पूरे 14 के 14 सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के यहां पर अपने चैनल पर पढ़ाने वाला हूं। कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक भी मैं कवर करूंगा इस चैनल पर, तो उसके सारे नोट्स मैं आपको खुद प्रोवाइड करूंगा। आप अपने खुद के भी बनाइए, मैं मना नहीं कर रहा, बट अगर बने बनाए नोट्स ले लेते हैं तो थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत कम रहता है आपके पास। तो टाइम सेव जितना कर सकते हैं आप उतना टाइम सेव कीजिए, ठीक है। चलिए अब हमने स्टार्टिंग कर दी थी, जुलाई ऑलरेडी आ चुका है, अगस्त, सितंबर, ये सब, अक्टूबर, नवंबर, ये सब आप अपना कोर्स कंप्लीट करने में लगाइए, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। दिसंबर जनवरी में थ्योरेटिकल कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल है तो वो आप पहले भी कर सकते हैं, बट रफली स्ट्रेटेजी कुछ कुछ हम यही रखने वाले हैं, ठीक है। दिसंबर जनवरी में हम अपने शॉर्ट नोट्स को भी बनाएंगे, साथ साथ हम अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। तो ये इस तरह कुछ हम अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों कुछ बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं। अब टाइम टेबल वो बनाएंगे कि जी मैं 10 बजे उठूंगा, 11 बजे ये पढ़ूंगा, 12 बजे टेक्निकल शुरू कर दूंगा, 2 बजे से मैं एप्टीट्यूड स्टार्ट कर दो। दोस्तों टाइम टेबल कभी भी ऐसे नहीं बनाया जाता, ये गलत है स्ट्रेटेजी। जो भी आपको पता है इस बारे में पूरी तरह गलत है। टाइम टेबल जो है, टाइम टेबल को बनाने का सही जो मकसद है वो है टारगेट्स को लिखना, कि हमारा आज का या इस वीक का टारगेट क्या होगा। मैं इसको माइलस्टोन बोलता हूं। क्या बोलता हूं? माइलस्टोन्स। आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जब भी बनानी है तो पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उसको हम बोलेंगे माइलस्टोन। जब भी आप किसी माइलस्टोन को अचीव करते हैं, यू कैन सेलिब्रेट योर प्रिपरेशन, कि आप सही जा रहे हैं, आपके माइलस्टोन जो है वो अचीव हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हर एक माइलस्टोन को डिवाइड कीजिए आप टाइम टेबल में, ठीक है। टाइम टेबल बनाइए वीकली बेसिस पे। आप अपने वीक का एक पर्टिकुलर 7 डेज का एक टारगेट ले लीजिए, मेरे को 7 डेज में ये टारगेट अचीव करना है। अब डे टू डे उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि आज अगर मैं इतना पार्ट कर लूंगा तो इस तरह मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी कि मैं माइलस्टोन अपना पहला अचीव कर लूंगा इतने वीक्स में, और इस वीक में ये पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह करके मैंने एक सैंपल टाइम टेबल का एक सैंपल बनाकर अपने डिस्क्रिप्शन के लिए के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड किया है इसका टाइम टेबल का। आप उससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अपने वीकली टारगेट्स को अचीव कीजिए और एटलीस्ट कोशिश कीजिए 6 डेज आप अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए। जो भी आपने टारगेट लिया 1 डे बफर रखें, 7 दिन में से 1 दिन बफर रखें। बफर मतलब है यहां पर कि अगर मान लो 6 दिन में कुछ कोर्स ऐसा है जो बच गया, जो आप नहीं कर पाए, वो इस दिन कर सकें, और अगर आपने कर लिया 6 दिन में सारा कोर्स तो 1 दिन बैठ के उसको रिवाइज कर सके। तो रिवीजन जो है दोस्तों, अब उस पर आते हैं। इसका मतलब अब बारी आ गई रिवीजन पार्ट को समझने की, ठीक है। रिवीजन एंड इसके अंदर हम लिखेंगे इसको प्रैक्टिस, ठीक है। रिवीजन हमेशा डे टू डे रखनी है एंड वीकली बेसिस की रिवीजन होगी। मैंने जो अभी आपको बताया कि 1 डे बफर, वो हमारी वीकली रिवीजन को कंप्लीट करेगा, और डे टू डे रिवीजन का मतलब है पूरे दिन में आपने जो भी आज पढ़ा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट करने से पहले या नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट करने से पहले आप क्या करेंगे, मॉर्निंग में रिवाइज करेंगे, जो भी आपने कल पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे। ये स्ट्रेटजी
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट एग्जाम में कोर्स बहुत ज्यादा है, सबको एक साथ याद रखना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। इसीलिए हम क्या करेंगे, डे टू डे रिवीजन करेंगे, वीकली बेसिस पे रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब प्रैक्टिस कहां से करनी है? अब आपने पढ़ाई तो कर ली, लेक्चर सुन लिए, कोचिंग में चले गए, प्रैक्टिस कहां से करनी है? सबसे पहला आपको ऑब्वियसली आपके पास मटेरियल तो होगा, नहीं है दोस्तों तो अरेंज कर ले, ये बहुत जरूरी है। आपकी पर्टिकुलर ब्रांच का मटेरियल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बेस्ट मटेरियल है, किसको आपने सोल्व करना है। मटेरियल मतलब कुछ ऐसी बुक्स जिसको सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसको आप सोल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए मटेरियल तो आपके पास है ही। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हैं, आप कमेंट करके मेरे को बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि सही मटेरियल आपकी ब्रांच स्पेसिफिक कहां से मिलेगा और कैसे आपको अरेंज करना है। ठीक है, सिविल इंजीनियर वाले याद रखना दोस्तों, मैं सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं। स्टिल अगर आपको कुछ एडिशनल मटेरियल चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सेकेंड नंबर पे ये तो मटेरियल हो गया, फिर है गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बेटा ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको गेट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। गेट के प्रीवियस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, चलिए मैं आपको ये बताता हूं। गेट के प्रीवियस की आपको बुक मिल जाएगी मार्केट में, जिसमें 20-25 ईयर्स के गेट के प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। आप जैसे जैसे अपना कोर्स चैप्टर वाइज कंप्लीट करते जाए, आप अपने गेट के प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो लगा सकते हैं। मार्केट में इजीली अवेलेबल है गेट के प्रीवियस ईयर की बुक। अब जब आपको गेट के क्वेश्चन सोल्व करने हैं दोस्तों, पहले क्या है कि मैंने जो बताया आपको NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं होते थे, ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ, कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है ये चीज। आई थिंक 16 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, 16 और 15 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो आपको जो ऑप्शंस वाले भी न्यूमेरिकल हैं, आपको उस ऑप्शन को छुपा के अपना आंसर निकालना है, देन यू कैन मैच के आपका कहां आंसर आया। ठीक है, और जब आप तैयारी कर रहे हैं इनिशियल लेवल पे, आप अपना नॉर्मल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं दोस्तों। बट जब बात आएगी टेस्ट सीरीज की, तो हम कभी भी अपना नॉर्मल कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। हम अपना जो है सिस्टम में जो टेस्ट सीरीज के अंदर जो एग्जाम में कैलकुलेटर दिया उसी को यूज करेंगे। खुद के साथ चीटिंग नहीं करनी, खुद को धोखा नहीं देना है दोस्तों। ऐसे मार्क्स लाके भी आप क्या करोगे अगर आप कैलकुलेटर को यूज कर रहे हो, बट प्रैक्टिस रिविजन कर रहे हो उस दौरान आप यूज कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, जो क्वेश्चंस जब आप सोल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 25 क्वेश्चंस हैं पहले चैप्टर के, आपको जो क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी था, या आपसे गलती हुई, या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसमें छुपा हुआ था, उसको पेंसिल से स्टार मार्क कर दी। इस तरह आपने स्टार मार्क कर दिया। जब भी आप दोबारा अपने कोर्स को रिवाइज करेंगे तो आप प्रीवियस ईयर भी रिवाइज करेंगे। जब भी प्रीवियस ईयर रिवाइज करने की बात आए तो पहले उन क्वेश्चंस को, जनरली मैं तो ये कहूंगा सिर्फ उन क्वेश्चन को सोल्व करो जो स्टार मार्क है, और सेकंड टाइम पे क्या जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसको स्टार मार्क रहने दो, जो गलत हो गई उसका स्टार लगा रहने दो, जो आपने सही किया उसका स्टार हटा दो, रिमूव कर दो स्टार को। ठीक है, क्योंकि हमने अपना लोड कम करना है। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन आपको लगा, उसको आप स्टार मार्क करके रखिए। ठीक है, ये जो स्टार मार्क हमने दूसरी बार किए हैं, इसको हम गेट के लास्ट स्टेज पे, जब बिल्कुल हमारा जनवरी का टाइम चल रहा है, फरवरी का टाइम है, फरवरी नहीं कहूंगा जनवरी, उस टाइम पे हम इनको दोबारा देखेंगे। हमने अपने मटेरियल को रिड्यूस करते रहना है। जो चीज हमें आ गई उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसमें वीक हो, जो अच्छी है, जो इंपॉर्टेंट है, उसी को बार बार पढ़ेंगे। ये तरीका हुआ गेट के प्रीवियस ईयर को सोल्व करने का। ठीक है, ये पार्ट है प्रैक्टिस का और रिवीजन का। अब बात आती है मंथली रिवीजन की। मंथली रिवीजन का मतलब है यहां पर कि मान लीजिए कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो आपने एक मंथ में मान लीजिए 2-3 कोर्स सब कंप्लीट कर लिए, तो आप इस चीज को अपने माइंड में रखेंगे नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग करते टाइम कि आपको वो 2-3 कोर्स रिवाइज भी करने हैं दोस्तों। क्योंकि रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक कोर्स को रिवाइज करने में इनिशियली आपको हो सकता है 2 दिन लग जाएं, बट धीरे धीरे बार बार रिवाइज, जब आप बार बार एक ही कोर्स को रिवाइज करेंगे तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि आप 1 या 1.5 घंटे में आप अपने पूरे कोर्स को रिवाइज कर देंगे, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, और ये स्टार मार्क अपडेट करते रहना है। ये नहीं है पेन से एक बार लगा दिया और उसके बाद बाकी भूल ही गए, नहीं, अपडेट करते रहना है स्टार मार्क को। ठीक है, ये हो गया हमारा रिवीजन का तरीका। अब बात करते हैं दोस्तों टेस्ट सीरीज की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। देखो दोस्तों, टेस्ट सीरीज में किस तरह टेस्ट को डिवाइड किया गया मैं आपको बताता हूं।
सबसे पहला पार्ट होता है बेसिक टेस्ट। बेसिक टेस्ट में क्या होगा, एक तो पूरे कोर्स का सब्जेक्ट होगा, फुल कोर्स का। मान लीजिए अगर कोई भी एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जितने भी इंजीनियर्स हैं वो इसको जरूर पहचानते हैं, मैकेनिकल, सिविल, ये लोग पहचानते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपने कंप्लीट कर लिया तो उसका एक टेस्ट होगा फुल कोर्स का, पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, प्लस इसके अलावा पार्ट टेस्ट होंगे इसके अंदर। पार्ट टेस्ट मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कोई 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड करके छोटे छोटे 16-17 क्वेश्चंस के टेस्ट इसके अंदर होंगे। ये हो गया, इसको बोलते हैं बेसिक। ठीक है, इसी तरह हर एक सब्जेक्ट के बेसिक टेस्ट होंगे। फिर आ जाता है मिक्स्ड। मिक्स्ड टेस्ट में क्या होगा, इसके अंदर 2-3 सब्जेक्ट मिला के एक टेस्ट बना दिया जाएगा, उसको आपको अटेम्प्ट करने। एक जैसे होंगे, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर, ये दोनों एक जैसे हैं। इसी तरह मैकेनिकल में भी कुछ बात करें, 2 कोर्स ऐसे जो एक जैसे हैं, उनको मिला के एक मिक्स टेस्ट बना दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे है फुल कोर्स, मतलब पूरा का पूरा फुल सिलेबस के टेस्ट। ये करीब 10 से 15 रहते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम देंगे ही देंगे। अब कौन से टेस्ट कब देंगे इसकी बात करते हैं। ये समझ आ गया कि कितने टाइप के टेस्ट एक पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज में रहेंगे। इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूं कि टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जितने स्टार लगाओ उतने कम है इसमें। आप देखते हैं, सबसे पहले जैसे जैसे आप अपने कोर्स कंप्लीट करेंगे आप बेसिक टेस्ट देते रहेंगे, बट टेस्ट सीरीज सितंबर से पहले स्टार्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम सितंबर मंथ ओनली। दोस्तों सितंबर में फॉर्म आएगा, उस टाइम पे हमारा मोराल पीक पर होता है, उसी टाइम पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। लोग बहुत पहले मई जून में टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देते हैं, ये गलती नहीं करनी है। आप याद रखिएगा, हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे सितंबर मंथ से। सितंबर से आप पार्ट टेस्ट और बेसिक जो है वो पोर्शन को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर कुछ कोर्सेज आपने पहले कर लिए हैं, रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए, रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए। ठीक है, अब मिक्स की बात करते हैं। मिक्स हम करेंगे नवंबर दिसंबर में। जब नवंबर दिसंबर का टाइम आएगा तब हम मिक्स स्टार्ट कर देंगे। जो जो कोर्सेज हमने कंप्लीट कर लिए हैं उनके मिक्स टेस्ट आप देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप दिसंबर आ गया है, आपने अभी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कुछ पेंडिंग है आपके, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप मिक्स कीजिए। जो नहीं कोर्स किए हैं उसको पेंडिंग रहने दीजिए, बाकी सब कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, अब फुल सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे जनवरी में। जनवरी एक ऐसा पीरियड जिसके अंदर 95% हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर रिवाइज हो गए होते हैं, मटेरियल कंप्लीट हो गया होता है, तो उस टाइम दैट इज द पीक टाइम टू डू फुल सिलेबस टेस्ट। ये करीब 10 से 15 रहेंगे। एक दिन में एक ही टेस्ट देंगे, 2 भी दे सकते हैं आप, आपकी इच्छा। 3 घंटे का टेस्ट होगा बेटा, 3 आवर ड्यूरेशन होती है फुल सिलेबस की। ठीक है, तो ये टफ होता है थोड़ा सा, एक दिन में 2 देना डिफिकल्ट है। अब आप 10 से 15 टेस्ट जो है जनवरी में कंप्लीट करेंगे। फरवरी में बेटा कोई भी टेस्ट नहीं देगा। फरवरी मंथ में बच्चे क्या करते हैं, गेट के एग्जाम से 2 दिन पहले टेस्ट देते हैं। अगर बाय मिस्टेक गलत नंबर आ गए, कम नंबर आ गए, तो पेपर गया, गेट का एग्जाम पूरा बर्बाद हो गया। इसलिए फरवरी में हम कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम नहीं देंगे टेस्ट सीरीज का, ये बात याद रखना। बट जब हम टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, अब टेस्ट सीरीज कब देनी है, कैसे अटेम्प्ट करनी है, बेटा मैं टेस्ट तब देता था अपने टाइम पे जब मेरे को बहुत नींद आती थी पूरे दिन में। जब मेरे को लगता है कि यार इस पीरियड में नींद नहीं आनी चाहिए और फिर भी सुस्ती सी मेरे को फील होती थी, तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, टेस्ट सीरीज खोल के बैठ जाता था। इसी बहाने एक फ्लो, क्योंकि जब टेस्ट आप देते हैं तो पूरा माइंड एक जगह फोकस्ड होता है, इससे मेरी फोकस करने में भी मेरे को हेल्प मिली। मेरे को पूरे दिन में सुस्ती सी फील नहीं होती थी, जब भी फील होती थी मैं टेस्ट देने बैठ जाता था। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है, बाकी आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे करें। सेकंड नंबर पे जब आप दोस्तों टेस्ट को दे मान लीजिए आपने बेसिक टेस्ट जो था कंप्लीट कोर्स का, कंप्लीट सब्जेक्ट का, वो आपने दिया। ठीक है, आपके जितने भी नंबर आए मैटर नहीं करता दोस्तों। जब आप देखेंगे कि आपके कौन से गलत है कौन से सही है, सॉल्यूशन सबका देखना है। अगर आपने सही किया उसका भी देखना है, जो आपने गलत किया क्वेश्चन उसका तो देखना ही देखना है, और जो नहीं आता था उसको तो 100% देखना है। सॉल्यूशंस जरूर देखने हैं। अगर आपने टेस्ट देकर उसको एनालाइज नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है इस टेस्ट सीरीज का। इससे अच्छा मत दो बेटा, टाइम खराब मत करो आप अपना। ठीक है, मत दो गेट का एग्जाम, मत दो, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। आपको टेस्ट को एनालाइज जरूर करना है, चाहे इसके अंदर 2 घंटे वेस्ट हो जाए, बट फायदा ही नहीं है अगर आपने एनालाइज नहीं किया। एनालाइज कीजिए, जो सही है उनको चेक कीजिए, क्या जैसा सॉल्यूशन दिया गया है आपने भी वैसे ही किया था, या बाय मिस्टेक। कई बार क्या है,
हम आंसर निकालते हैं, हमें पेपर के दौरान होता है यार सी और डी में से एक लग रहा है, हम सी को टिक कर देते हैं, सही भी होता है आंसर, तो हमें लगता है अरे यार ये तो पता था मेरे को। नहीं बेटा, वो आपका तुक्का था, वो तुक्का लग गया, हो सकता है एग्जाम में ना लगे। टेस्ट सीरीज में मार्क्स लाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में मार्क्स लाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एनालाइज करते टाइम सबसे पहले ये देखेंगे जो सही है क्या उसको वैसे ही हमने सॉल्व किया था, या सामने वाले का जो सॉल्यूशन हमें टेस्ट सीरीज में गिवन है उसका मेथड बेस्ट है, या फिर हमारा बेस्ट है। अगर हमारा बेस्ट है तो दी बेस्ट है, अगर उसका बेस्ट है तो उसको देखेंगे कि कैसे उसने सॉल्व किया और कैसे हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो गलत है उनको देखना है। अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन आपको लगे, एक ऐसा टॉपिक आपको नजर आए कि जो आपने अपने तैयारी के दौरान मिस कर दिया था, उसको नोट डाउन कर ले, पूरे क्वेश्चन को, पूरे सॉल्यूशन को नोट डाउन कर ले, 2-4 बार दिन में पढ़ा करें उसको, ताकि आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाए अच्छे से। अच्छा, जैसे जैसे टेस्ट देते हैं, प्रीवियस ईयर रिवाइज करते हैं, आपको जो जो क्वेश्चंस अच्छे लगे आप अपने नोट्स को अपडेट जरूर करते रहें। यहां पर आफ्टर ऑल यहां पर जरूर आना है, किस लिए अपडेट करना है, किसको, अपने नोट्स को अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जनवरी में जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो याद रखना बेटा, उस टाइम पे शॉर्ट नोट्स ही आपके बाइबल हैं, आपका सब जो भी है आपका सब कुछ वही है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस चीज का ध्यान रखना कि नोट्स को अपडेट जरूर करना, वरना इस सारी मेहनत को हम एक दिन भूल जाएंगे। लेकिन नोट्स में अपडेट हो गई तो यह मेहनत भूलेंगे नहीं। अब जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे, अब क्या होता है बेटा, अगर क्वेश्चन आपको किसी उस कोर्स में नहीं आता तो आपको लगता है यार मेरे तो नंबर अच्छे नहीं है, मेरे को तो पूरा कोर्स ही नहीं आता। ऐसा नहीं होता बेटा। अगर एक सब्जेक्ट के अंदर मान लीजिए 10 चैप्टर है, आपको 9 चैप्टर आते हैं, एक नहीं आता, लेकिन उस एक की वजह से आपके टेस्ट में मार्क्स कम आए, तो बेटा उस एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर को ही रिवाइज करना है। सारा कोर्स बार बार रिवाइज करके कुछ नहीं मिलने वाला। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उन टॉपिक, उन आर्टिकल को ढूंढिए, उन आर्टिकल को रिवाइज कीजिए, उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपका ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक क्वेश्चन गलत होता है, आप क्या करते हैं, पूरा कोर्स रिवाइज करने बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है, जो गलत हुआ है उसी को ठीक करें और अपने स्ट्रेटजी पर, अपने आप पर भरोसा रखें कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। ये तरीका हुआ टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने का। बाकी जब सितंबर आएगा, सितंबर पे हम एक टेस्ट सीरीज से रिलेटेड स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कंप्लीटली अच्छे से स्टार्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करें, कौन से बाद में करें, इस सब के बारे में बात करेंगे। कुछ बच्चे मेरे को मेल करते रहते हैं कि सर टेस्ट सीरीज किस इंस्टीट्यूट के लिए, ये बेटा मैटर नहीं करता आप किस इंस्टीट्यूट की ले रहे हैं, बाकी तो आप खुद जानते हैं कि कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जिनकी टेस्ट सीरीज बहुत मार्केट में अच्छी अवेलेबल है। बाकी किसी की भी लीजिए, मैटर नहीं कर रहा है। आपकी तैयारी कैसी है, आप टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये मैटर करता है। रैंक कितनी आ रही है, ये मैटर करता है, उससे आप अपने आप को जज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी 100 तक रैंक आ रही है बेटा, तो मैं कहूंगा अच्छी रैंक है, आप सही जगह पर चल रहे हैं, सही एरिया में। कोशिश कीजिए, इंप्रूव कीजिए, हर बार टेस्ट को, अपनी रैंक को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर 50 के अंदर है तो टोटली सेफ है बेटा, आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा, गेट में आप अच्छा स्कोर इजीली कर देंगे। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी थी हमारी किस चीज की, गेट के एग्जाम की, गेट 2023 की। कुछ चीजें मैंने ऐसी बताई हैं बेटा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आप अपने एक्सपीरियंस से ही गेन करते हैं। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि कैसे आप अपने एग्जाम को देंगे। स्टिल अगर आप गेट के एग्जाम को लेके आपका कोई भी डाउट है, आप मेरे को बताएं, मेल कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को सोल्व करूंगा। किसी भी टाइप के गेट एग्जाम में आपको हेल्प चाहिए तो लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल के कुछ सब्जेक्ट्स को तो हम अपने इस चैनल पे कवर कर ही रहे हैं, नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, असाइनमेंट्स दे रहे हैं, आपके डाउट्स भी मेरे पास आ रहे हैं, मैं उसके डाउट्स, आपके डाउट्स को सोल्व भी कर रहा हूं। कुछ बच्चों की इवन ये भी लिख के आता कि सर मेरा डाउट है, आप ओपन में वीडियो मत बनाइएगा, मेरा डाउट सबको ना पता लग जाए। बेटा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डाउट है आपके तक रहेगा, मैं पर्सनलाइज आपको वीडियो भेज दूंगा या पर्सनलाइज आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। मेरे को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे तैयारी करें, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, नमस्कार। और कुछ भी इंफॉर्मेशन एडिशनल आपको चाहिए हो तो आप अपना मेल करके या कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। मेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी सब मेरे लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें गिवन है। तो तब तक के लिए गुड इवनिंग, गुड बाय।